आप सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग त्वरण। और त्वरण को समझते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का अगर डिफिनीशन जानना हो तो त्वरण को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग त्वरण कहेंगे। और दर का मतलब होता है एक। दर का जो मतलब होता है वो एक होता है। एकांक समय में अगर बात करें, एकांक समय में अगर दूसरा डिफिनीशन देना चाहें हम लोग कह सकते हैं एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। और त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए वेग में परिवर्तन और बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय को रिप्रेजेंट करता है। और यह जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन के कारण, चूंकि वेग सदिश राशि होती है इसलिए त्वरण भी एक सदिश राशि होगा। और इसलिए इस पर एक वेक्टर लगा देते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। त्वरण भी एक सदिश राशि हो गई। और अगर हम लोग फार्मूले के रूप में लिखें तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए ये डेल्टा भी, और ये सदिश राशि वेग है इसलिए वेक्टर लगाएंगे, और बटे जो समय है वो डेल्टा टी। और वेग में जो परिवर्तन होगा इसी को अथवा लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है बिंदु O पर स्थित है, और यहाँ से ये इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, मान लीजिए बिंदु A पर वस्तु पहुंची और कोई ऑब्जर्वर देखा और वो ऑब्जर्व किया कि ये जो वस्तु जा रही है, या फिर कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, तो ये इसका वेग का जब अनुभव किया तो ये पता चला कि ये स्मॉल u वेग से गति कर रहा है या फिर वेग से चल रहा है। और आगे जा कर के कुछ दूर बाद इन्होंने बिंदु B पर जब ऑब्जर्व किया तो उसी व्यक्ति का वेग भी हो चुका था। यानी स्टार्टिंग में कुछ और रहा होगा, और आगे जाकर के कुछ और हो गया। इसका मतलब इसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसका अंतिम वेग होगा भी, उसमें से हम लोग जो प्रारंभिक वेग होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। और नीचे है समय, एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं जो वेग में परिवर्तन होगा। और अगर इसके SI मात्रक की बात करें हम लोग, यूनिट की बात करें हम लोग, तो A का वेग है, ये वेग में जो परिवर्तन आ रहा है यानी वेग है, ऊपर वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, और नीचे समय है यानी कि सेकेंड। ये नीचे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अब बीमा की अगर बात किया जाएगा तो बीमी सूत्र लिखा जाए, इसका डायमेंशन बीमा जो होगा इसका, इसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसलिए इस पर पावर 0 हो जाएगा। ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ होता है L होगा, और नीचे समय है, नीचे से जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स -2 होगा, और -2 सेकेंड का मतलब समय पर -2 हो जाएगा, और ये इसकी बीमा हो जाएगी। यह एक सदिश राशि होती है। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण ए से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। ए इज इक्वल टू वेग में जो परिवर्तन होगा बटे समय, और वेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग डेल्टा V से लिखेंगे। डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, और डिफरेंस मतलब इसमें परिवर्तन कितना हुआ है। और परिवर्तन इस तरह से हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है
और स्टार्टिंग में इसका इनिशियल पॉइंट बिंदु ओ से चल करके वो गतिमान है ओ से चलना शुरू किया है, और कोई ऑब्जर्व किया तो बिंदु ए पर पहुंचा तो देखा कि ये जो व्यक्ति था वो स्मॉल यू वेग से चल रहा है। अब आगे चल करके उन्होंने जब बिंदु बी पर पहुंचा तो अपनी जो वेलोसिटी थी, जो अपना वेग था, उसमें परिवर्तन कर दिया। अब जब चेंज किया तो जो जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका जो वेग रहा होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। अब यहाँ जब देखा गया बिंदु बी पर तो उसका जो स्पीड हो गया, उसका जो वेलोसिटी हो गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका मतलब ये है कि वेग में इसके परिवर्तन हुआ है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन किस समय हो रहा है उस 1 सेकेंड की बात होगी। अगर 1 सेकेंड में परिवर्तन देखा जाएगा कि 1 सेकेंड में ये कितना परिवर्तन हुआ है, 1 सेकेंड में जो परिवर्तन हुआ है वही उसका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता है। स्मॉल ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसमें एक्सीलरेटर की बात करें बाइक में हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई बाइक चलना शुरू करता है और जैसे आगे कोई ब्रेकर आता है, ब्रेकर बैरियर कोई आता है, तो वहां हम लोग गाड़ी को धीरे धीरे स्लो करते हैं। जैसे ब्रेकर जो बैरियर होता है उसको पार करते हैं, पार करने के बाद हम एक्सीलरेटर ये एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करता है, इसे हम लोग बढ़ाते हैं। इस तरह से जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे परिवर्तित होगी। तो ये 2 तरह से परिवर्तन होगा, या तो इसकी वेग में धीरे धीरे कमी हो और या तो इसके वेग में धीरे धीरे वृद्धि हो। तो ये 2 तरह से होगा। अगर कमी होगा, जैसे मान लीजिए त्वरण में वेग में कमी हो रहा है, ये जो डेल्टा वी है उसमें कमी हो रहा है, तब वो जो त्वरण होगा वो मंदन त्वरण होगा। और अगर बात करें हम लोग कि ये जो वेग में परिवर्तन है इसमें वृद्धि हो रही है, मान लीजिए वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने के कारण इसका मतलब इसके वेग में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है। और वेग में परिवर्तन जब बढ़ेगा तो जो उसका त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। अब देखिए वेग में परिवर्तन या तो बढ़ सकता है और वेग में परिवर्तन या तो घट सकता है। जब घटेगा तो वो त्वरण मंदन त्वरण कहलाएगा। ये जो त्वरण कहलाएगा वो मंदन त्वरण कहलाएगा। और जब वृद्धि होगा तो ये धनात्मक, जब वृद्धि होगा वेग में परिवर्तन में जब वृद्धि होगा तो वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। और अगर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है वो घटता है या फिर बढ़ता है, और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर g का मान घटता है या फिर बढ़ता है। तो हम लोग अगर ये जानना है कि घटेगा या फिर बढ़ेगा तो हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और यच ऊंचाई पर कोई यहां से बाल फेंक रहा है, नीचे से कोई फेंक रहा है, और ये बाल ऊपर जाकर के पुनः ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे से कोई ऊपर फेंक दिया बाल को और बाल ऊपर से फिर नीचे आ रही है। मान लीजिए किसी स्पीड से कोई व्यक्ति फेंक रहा है, मान लीजिए कोई स्पीड स्टार्टिंग का u रहा होगा वेग और अंतिम वेग इसका v रहा होगा। इसका मतलब ये है कि पहले कोई वेग 50 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से या फिर वेलोसिटी से मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई बाल को नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहा है, फेंक रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बाल यहाँ पर पहुंचा तो इसका वेग 0 हो गया, 0 हो गया। तभी तो ये वस्तु 0 होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उसे आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है और आगे इसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य होता है कि उसे अपनी ओर आकर्षित करना या फिर खींचना।
तो ये क्या करेगा, जैसे इसका वेग 0 होगा तो वस्तु उसे नीचे खींचने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब ये है कि 50 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई चल रहा है और उसकी जा करके एक समय ऐसा आ रहा है कि उसका जो वेलोसिटी होगा 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये परिवर्तन हो रहा है और बीच में कहीं 40 रहा होगा, कहीं 30 रहा होगा, कहीं 20 रहा होगा और आगे चल करके 0 हो गया है। अगर इसमें परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन कैसे हुआ है, तो ये जो डेल्टा भी होगा, मान लीजिए यहाँ परिवर्तन निकालें 40 और प्रारंभिक वेग जो है 50 और समय मान लीजिए 5 सेकंड लग रहा है। मान लीजिए समय 50 से 40 करने में से 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से ये डेल्टा भी निकल जाएगा और समय 5 सेकंड और इस फार्मूले में जब रखेंगे हम लोग तो ये त्वरण निकल करके आएगा, ये -10 यानी -10/5 इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो त्वरण आएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण ऋणात्मक निकल करके आ रहा है, मतलब किसी वस्तु को नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो त्वरण ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो त्वरण होगा वो मंदक त्वरण होगा, और जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके वेग में कमी हो रहा है, तभी ये त्वरण ऋणात्मक हो रहा है और ये त्वरण मंदन त्वरण कहलाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण के अगर अधीन है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसे हम लोग स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और जब ये g धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे g का मान घट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो g का मान घटता है, और नीचे आएंगे तो ये वैल्यू जो 40 में से 50 माइनस हुआ है, उसी तरह से जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू धनात्मक होगी, और धनात्मक होने के कारण जो त्वरण आएगा वो धनात्मक त्वरण आएगा। तो g गुरुत्वीय त्वरण g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। जब वैल्यू दिया होता है तो 10 ही दिया रहेगा, अगर नहीं वैल्यू दिया है तो हम लोग हमेशा जी का मान जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। और जी दो तरह के होंगे, या तो ये ऋणात्मक होगा और या तो जी धनात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो ये मंदन होगा, मंदन त्वरण, और धनात्मक होगा तो ये होगा त्वरित त्वरण। त्वरित त्वरण और मंदन त्वरण ये दो प्रकार के होंगे। जब धनात्मक होगा तो त्वरित त्वरण होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो वो मंदन त्वरण कहलाएगा। तो जी का मान, ये जी गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका वैल्यू 9.8 होता है। हम लोग समझ चुके हैं कि जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घट रहा है, और ऊपर से जब किसी वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो जी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन में वृद्धि होती है, और सारा का सारा खेल इसमें वेग में परिवर्तन का है। जब वेग में परिवर्तन में वृद्धि होगी तो धनात्मक त्वरण, और जब वेग में परिवर्तन में कमी होगी तो ऋणात्मक त्वरण होगा। तो इस तरह से हम लोग त्वरण को समझे हैं कि त्वरण का जो फार्मूला होगा वो a = v - u/t, और यहाँ से ये जो फार्मूला है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर t से मल्टीप्लाई करें तो a × t = v - u, और अगर u को इस साइड भेजें तो v = u + at हमें प्राप्त होगा। और ये जो v = u + at होगा, यही गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। और ये गति का प्रथम समीकरण
वेग और समय के बीच रिलेशन दर्शाता है या फिर वेग और समय के बीच ग्राफ को दर्शाता है। तो ये गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। गति के प्रथम समीकरण को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग गति का समीकरण को शुरू करते हैं। अब हम लोग गति के समीकरण को लिखे हैं। तो अभी फर्स्ट समीकरण लिखे थे v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू फर्स्ट समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी। और ये समीकरण बात करें कि ये जो गति का प्रथम समीकरण है वो ये जो गति का प्रथम समीकरण है वो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये जो प्रथम समीकरण है वो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगर सेकेंड समीकरण की बात करें हम लोग, सेकेंड समीकरण यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये गति का द्वितीय समीकरण है। और इसकी अगर बात करें हम लोग स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। और थर्ड गति का थर्ड इक्वेशन अगर देखा जाए तो ये होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, यानी कि ये जो तीसरा समीकरण होगा वो स्थिति यानी कि पोजीशन और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये गति के तीन समीकरण हैं। गति का जो प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यस दूरी या फिर विस्थापन है, और यू किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और टी जो समय है, और त्वरण ए है, और स्मॉल टी समय है। और ये स्थिति और समय को प्रदर्शित करता है। ये स्थिति और समय के बीच के संबंध को बताता है। और अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी अंतिम वेग है, किसी वस्तु का अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग, और a त्वरण, यस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, और ये स्थिति और वेग को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये गति के तीन समीकरण है। ये इंपॉर्टेंट है। इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभी वेग समय दे देता है और कोई विस्थापन पूछ लेता है, या फिर वेग समय दे करके त्वरण पूछेगा तो हम लोग पहला समीकरण लगाएंगे। और विस्थापन समय दे करके या फिर विस्थापन समय दे करके त्वरण पूछे या समय पूछे, विस्थापन समय देगा, समय और विस्थापन पता रहेगा तो त्वरण पूछेगा, या फिर प्रारंभिक वेग वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होगा। वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, और यस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और टी समय दिया रहेगा। तो अगर स्थिति समय दिया है तो हम लोग त्वरण यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 2 से, गति के द्वितीय समीकरण से। और यहाँ से अगर विस्थापन दिया गया है और त्वरण निकालना है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग या तो दिया रहेगा। ये जो प्रारंभिक वेग है वो हमेशा 0 होगा, ये 0 है। प्रारंभिक वेग 0 होता है, और अंतिम वेग निकालना होगा तो स्थिति और वेग अगर दिया है तो हम लोग अंतिम वेग यहाँ से गति के तृतीय समीकरण से निकाल सकते हैं। और इस पर आधारित हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे। जितने भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। जितने टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप्स क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, उतने क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, और इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।